सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एक क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एसएचएम विच केम इन जेईई एडवांस्ड 2015। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सो यू शुड, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु हैव good understanding of SHM, and this question will give you good practice in terms of कि एग्ज़ाम सिचुएशन में नए टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन इन दैट रिस्पेक्ट। सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड डेफिनेटली ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। एंड अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। So we are given that there are two harmonic oscillators. Harmonic oscillations का मतलब SHM. So दो independent oscillators हैं, mass equal है, they are oscillating about the origin, both of them. Angular frequency omega 1 omega 2, total energy E1 E2, right? Variation of their momentum P with their position X are shown in the figures. तो ये first ऑसिलेटर का है, ये सेकंड ऑसिलेटर का है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हम यूजुअली नहीं पढ़ते हैं अपनी थ्योरी में, राइट। सो राइट, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो, बट मोमेंटम का एक्स के साथ हम ग्राफ जनरली नहीं बनाते, हम टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं। एक्स का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ तो साइनसॉइडल कर्व आएगा। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ तो साइनसॉइडल होगा। यहाँ पे हमने मोमेंटम और एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है, तो कोई देख के बहुत घबरा भी सकता है इसको कि ये कैसा ग्राफ है, ये कैसा नया सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, और इनफैक्ट ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि जो आपको सर्टेनली पता है उन चीज़ों को अप्लाई करो और कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो, राइट। और क्या पूछा जा रहा है वो एक बार ज़रूर देख लें बिफोर स्टार्टिंग आउट विद द सोल्यूशन। तो हमें E1 और ओमेगा 1 के टर्म्स में कुछ रिलेशंस पूछे हैं अल्टीमेटली, राइट। तो हमें E1 और ओमेगा 1 लिख लेना चाहिए। दैट इज़ वेरी लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग कि E1 और ओमेगा के एक्सप्रेशंस हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। गिवन वेरिएबल्स क्या है, A, B और R हैं, राइट। हो सकता है पार्टिकल का मास इसमें आ जाए, राइट। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 E1 E2 इन चारों को हमें एक जगह पे लिख लेना चाहिए और फिर देखते हैं क्या रिलेशन बनता है, इन चारों में से कौन सा रिलेशन फिट होता है। फिर कोई इस चीज़ से भी घबरा सकता है कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे A/B = n² गिवन है, A/R = n गिवन है। अब n क्या है समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बता रहे हैं, उसका कैसे यूज़ होगा। तो अगर कोई एक सेकेंड में सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी पढ़ के घबराने चाहता है तो घबरा सकता है, बट दैट इज़ द इंस्टिंक्ट दैट यू हैव टू कंट्रोल कि आपको क्वेश्चन को एकदम से पढ़ के बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है, जो चीज़ आपको समझ आ रही है, जैसे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें E1 और ओमेगा 1 और E2 और ओमेगा 2 डेफिनेटली निकालना है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ये हमें समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही कि ग्राफ कैसा है या फिर A/B क्यों दिया हुआ है, तो वो देखते हैं अभी क्या होगा उसका, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑसिलेटर का स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसका ओमेगा लिखना है, राइट। ओमेगा लिखना है, तो ओमेगा हम कैसे लिख सकते हैं। अब हमें ग्राफ में क्या गिवन है, सो वी आर गिवन अ ग्राफ जिसमें कि x और p का वेरिएशन है। x इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड p इज़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो एम्पलीट्यूड हम कैसे सोच सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऐसे सोच सकते हैं कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ऑसिलेटर का वेलोसिटी 0 हो जाता है, मोमेंटम 0 हो जाता है, तो वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। सो दिस इज़ दैट पॉइंट, दिस पॉइंट वेयर दिस ग्राफ मीट्स द एक्स एक्सिस इज़ वेयर द मोमेंटम इज़ 0, और इस पॉइंट पे भी मोमेंटम 0 है। तो दो पॉइंट्स हैं, सो दीज टू मस्ट बी द एक्सट्रीम पोजिशंस। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली SHM की पूरी साइकिल को ही डिनोट कर रहा है कि अगर हम यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करते हैं, फिर हम मान लो राइट एक्सट्रीम पे हैं तो हम इधर की तरफ जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम अगर हम राइट एक्सट्रीम से नेगेटिव x की तरफ मूव करेंगे तो मोमेंटम नेगेटिव होगा उस समय वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन।
तो मोमेंटम नेगेटिव होगा तो हम इधर चले जाएंगे, तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी, तो ये मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन मतलब मोमेंटम इज़ द मैक्सिमम, मोमेंटम वाली एक्सिस पे हम मैक्सिमम वाले पॉइंट पे हैं और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो चुका है, तो दिस इज़ द मीन पोजीशन। तो बेसिकली अभी ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये दोनों मीन पोजीशंस हैं, राइट। तो ये डायग्राम कितने अच्छे से एक तरीके से शो कर रहा है, कितनी सीखने वाली बात है कि एक डायग्राम है जिसमें हमें पूरा SHM दिखाई दे रहा है, राइट। SHM का पूरा साइकिल इसमें नज़र आ रहा है हमें कि पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर, क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा पार्टिकल इस, और ऐसे यहाँ पे इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डायमेंशंस का ही तो डिफरेंस है। यहाँ A और B है, यहाँ पे दोनों आ रहा है, यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सर्कल बन गया, राइट। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड सिंपली दिख रहा है कि द एक्सट्रीम पोजिशन, द पोजिशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन मोमेंटम इज 0 इज द एम्पलीट्यूड। तो ये आ गया दैट एम्पलीट्यूड इज A। फिर मैक्सिमम मोमेंटम आ गया इससे, वर्टिकल एक्सिस से B किसके बराबर होगा, मैक्सिमम मोमेंटम के बराबर होगा, कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उस समय कितनी वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम A ओमेगा होती है हमें पता है, तो मोमेंटम कितना होगा, m a ओमेगा होगा, तो m a1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू B। दिस इज द मैक्सिमम मोमेंटम विच इज द मोमेंटम एट द मीन पोजीशन। तो ओमेगा 1 आ गया, तो मतलब A1 यहाँ से डाला तो स्मॉल a, तो ओमेगा 1 आ गया, तो ओमेगा 1 हमें मिल गया। अब हमें E1 निकालना है। E1 का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। सो एनर्जी इज हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से A पता है, A1 पता है, ओमेगा 1 भी अब पता चल गया यहाँ से, तो कैलकुलेशन करना है बस, इसमें डाल दिया मैंने A1 और ओमेगा 1 की वैल्यू, तो E1 ही आ गया B²/2m। एनर्जी की वैल्यू P²/2m भी करके डाल सकते थे, कि बेसिकली टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं टोटल एनर्जी के बारे में कि मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मीन पोजीशन पे जाके पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाती है। हालांकि यहाँ पे गिवन नहीं है एक्सप्लिसिटली कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट अगर गिवन नहीं होता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो मीन पोजीशन पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, P²/2m होता है फॉर्मूला। अगर मोमेंटम पार्टिकल का P है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी P²/2m, तो वही आ गया B²/2m। इसी तरह से ऑसिलेटर 2 के लिए लिख लेंगे। ऑसिलेटर 2 की जगह A = B = R है, A की जगह भी R डाल दो, B की जगह भी R डाल दो, तो ये वैल्यूज आ जाती है। ओमेगा 2 इज़ 1/m, E2 इज़ R²/2m। ठीक है, अब हमें वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स फाइंडिंग आउट कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने सारी गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली। फिर हमें ये दोनों फैक्ट्स भी गिवन है, A/B = n², A/R = n। तो मैंने एक तीसरा रिलेशन भी लिख लिया n को एलिमिनेट करके, जस्ट सो दैट अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़े इसकी तो हम यूज़ कर सकें, R² = AB, राइट। तो अब देखते हैं, तो A ऑप्शन इज E1 ओमेगा 1 = E2। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, E1 ओमेगा 1 और E2 ओमेगा को डिवाइड करके देखा, अगर 1 आता है आंसर तो इसका मतलब A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो E1 डाल दिया, ओमेगा 1 डाल दिया, यहाँ से मैंने लिख लिए रिजल्ट्स अपने जो मेरे आए थे, एंड आई जस्ट पुट देम इन दिस इक्वेशन, सो आई गेट B³/AR²। M कैंसिल हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, करेक्ट। सो बस वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, तो आ रहा है B³/AR²। अब R² को A भी डाल दिया। तो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी तरह से थोड़ा रिड्यूस हो जाए 1 के बराबर। अगर है तो देखते हैं इसको, मतलब टटोल के देखते हैं इसको कि 1 के बराबर आ रहा है क्या। तो B²/A² के बराबर आ रहा है। B²/A² तो 1 नहीं है, क्योंकि A और B अलग अलग है, ऐसा गिवन तो नहीं है कि A और B बराबर है, इनफैक्ट अलग ही है, वो तो गिवन है। तो B²/A² = 1/n⁴ भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो जस्ट सीइंग की मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में यही नया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कि बस हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं उनको मैच करा के देखना है कि क्या ये रिजल्ट बन पा रहा है। सो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ हाउ यू कैन यूज़ द गिवन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लोर, उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में रख के, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, कौन सा पूछा है, कौन सा मैच कराना है, उसके हिसाब से हमें करना है। सो दिस इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव, क्योंकि काफ़ी बार हमें
मतलब जब हम साइंस पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि वेयर वी हैव टू सी कि हम क्या नई इन्फॉर्मेशन इससे डिराइव कर सकते हैं, क्या नए कॉम्बिनेशंस हम ढूंढ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द गिवन वैल्यूज. सो इट इज़ कमिंग आउट 1/n⁴, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 1. ऐसा कहीं गिवन तो नहीं है कि n 1 है या a/b = 1 है, तो दिस इज रॉन्ग. ω/2/ω1 सिंपली बस फिर से कर दिया तो a/b आ गया. यहाँ से देख सकते हैं दोनों को डिवाइड करके a/b आएगा विच इज़ n². तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट. सिंपल था. सी ऑप्शन ω1 ω2, अब लग रहा है कि बी ऑप्शन करेक्ट था तो ये सी तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों n² नहीं हो सकते. लग रहा है ऐसा, हो सकता है गलत भी हो, हम देख लेते करके. सो b/am² आ रहा है. तो इसमें बस ये आ रहा है कि 1/n² आ गया, लेकिन मास कैंसिल नहीं हो रहा, मास अभी आ रहा है इसमें. सो दिस इज नॉट करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने और E1 ω2/E2 ω1 को चेक किया, ये 1 के बराबर आना चाहिए. तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसे डिवाइड करके क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है. मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग कैलकुलेट करूँगा, राइट हैंड साइड को अलग करूँगा, दैट विल बी ट्वाइस द वर्क. तो मैंने एक बार में डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया E1 ω2/E2 ω1. तो आप जब क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आप ये ट्रिक्स, थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक्स अपने आप सीख जाते हैं. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आर्ट होती है वो आप सीखते हैं. सो इसको डिवाइड किया तो अगेन पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम हियर, तो थोड़ा केयरफुली करना है, मतलब गलती नहीं करनी है कि E1 ω2/E2 ω1 सारा करके चारों एक्सप्रेशंस को AB/r² आ रहा है विच इज़ 1. सो अगेन हमने r² = AB यहाँ लिखा था, ठीक है, तो इक्वल टू 1 आ रहा है. तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग. और इसमें बेसिक नॉलेज तो टेस्ट हो रही है SHM की, इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी चेक हो रही है. एंड दिस इज़ द केस फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन JEE एडवांस्ड कि वो थोड़ी सिचुएशन को बदल देते हैं, थोड़ी कहानी बना देते हैं. और वो जो कहानी बनाते हैं वो पॉइंटलेस नहीं होती है, वो सिर्फ आपको तंग करने के लिए नहीं बनाते हैं. वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च में जब हम जाते हैं या किसी भी फील्ड में जब हम जाते हैं तो वी हैव टू एक्सप्लोर एंड वी हैव टू ट्राई आउट different combinations. We have to apply our knowledge in different ways, in new ways to create something new. तो वो चीज़ हमारी टेस्ट होती है JEE एडवांस्ड के क्वेश्चंस में, जो कि डिफरेंट है JEE मेंस से. JEE मेंस में जस्ट बेसिक नॉलेज टेस्ट होती है, जस्ट आपकी फार्मूलाज का अंडरस्टैंडिंग और उनका मेमोराइजेशन चेक होता है. वेराज JEE एडवांस्ड में एक उसके ऊपर एक तीसरी चीज़ भी टेस्ट होती है विच इज़ अप्लाइंग योर नॉलेज इन new ways, in new situations where you have to explore and experiment with your given knowledge to create something new which is required in the question. So thanks for watching and bye.